दोस्तों नमस्कार। इस देश की राजनीति को पलटने में वक्त नहीं लगता है। कभी कभी आंखें झपकी नहीं कि सियासत पलट जाती है, सत्ता पलट जाती है। आप चाहे कितनी भी ताकत के साथ मौजूद सत्ता में हो और चाहे हनक के साथ जो भी निर्णय ले रहे हो, ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कई मौकों पर आई है, कई मुद्दों के आश्रय आई है। और ध्यान दीजिए, भारत एक बार फिर उसी राजनीतिक घटनाक्रम में जाकर खड़ा हो गया है जहां पे सत्ता की हनक है, उसका निर्णय है, समूचा सिस्टम उसकी हथेली पर नाचता है। और इस देश के भीतर आवाज विपक्ष की तरफ से उठ रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी स्वतंत्र न्यायपालिका तक का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लेकर अगर होने लगा है तो सब कुछ ठीक नहीं है। और शायद इसीलिए एक फैसला क्या पूरी सत्ता को उलट सकता है। एक फैसला क्या भारत की राजनीतिक घटनाक्रम को पूरे तरीके से 180 डिग्री में लाकर खड़ा कर सकता है। सियासत कैसे चलती है, कैसे झूमती है, शायद राहुल गांधी को लेकर दिए गए फैसले के बाद जिस तरीके से कल तक बीजेपी के प्रवक्ता तमाम न्यूज चैनलों पर आकर कहते थे, तमाम सांसद संसद के गलियारे में यह कहने से चूकते नहीं थे कि राहुल गांधी अपील कर लें। किस अदालत में अपील करनी है यह भी कुछ सांसद बता ही देते थे, लेकिन बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और बात बढ़ते बढ़ते अब देश के गृह मंत्री यानी बीजेपी के चाणक्य तक पहुंच चुकी है। अमित शाह भी एक कार्यक्रम में अब सीधे तौर पर कांग्रेस को सुझाव दे रहे हैं, राहुल गांधी को सुझाव दे रहे हैं। अपील करनी चाहिए, अपील अदालत में हो सकती है। और कोई भी मुद्दा अगर कहीं फंसा हो तो अदालत इसीलिए तो होती है और लोकतंत्र है, आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो रास्ता भी बतलाते हैं कि दरअसल आपको किस अदालत में कैसे अपील करनी चाहिए। और उसके साथ ही जिन बातों का जिक्र हो चला है, तो क्या बीजेपी के गले की फांस राहुल गांधी को दी गई सजा बन तो नहीं रही है? क्योंकि घटनाक्रम और वक्त को परखने की जरूरत आज की तारीख में है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलार कर्नाटक में आता है और चुनाव कर्नाटक में सबसे पहले होने हैं। कर्नाटक के चुनाव परिणाम भारत की राजनीति में 2024 नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में बीजेपी, आरएसएस और संभवतः सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का भी एसिड टेस्ट साबित होने वाला है। यह एसिड टेस्ट इतना महत्वपूर्ण है और उन सब के बीच मुद्दा राहुल गांधी है। और उसी कोलार के कर्नाटक से राहुल गांधी अपनी राजनीतिक प्रचार की यात्रा जो कर्नाटक में शुरू होनी है वहीं से करेंगे। तो क्या कोलार के भीतर जाकर जब वह जनता से सवाल करेंगे कि दरअसल ललित मोदी जिसका जिक्र हुआ, नीरव मोदी जिसका जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र हुआ, तो ऐसे में उन्होंने क्या गलत किया है और क्या गलत कहा है? तो क्या कोलार के घटनाक्रम से समूचे कर्नाटक की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसके आगे के घटनाक्रम को समझिए कि 22 तारीख के बाद राहुल गांधी ने अगर अदालत में कोई अपील नहीं की तो वह जेल जाएंगे। घर, सरकारी बंगला उनका दिल्ली में छूट चुका होगा। और जब वो जेल जाएंगे तो जेल में जाने के बाद समूचे कर्नाटक में कौन सा मुद्दा होगा या इस देश के भीतर कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि 10 मई को वोटिंग कर्नाटक में होनी है, 8 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और 22 तारीख को जेल, यानी 16 दिनों तक अगर राहुल गांधी जेल में रह गए तो सोचिए कौन सी परिस्थिति कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करेगी और इस देश के भीतर कौन से मुद्दे उफान पर होंगे। क्योंकि उन मुद्दों के ठीक समानांतर राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं या कांग्रेस देश भर में जो शिरकत कर रही है, और शिरकत इस बात सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं जो पार्लियामेंट के भीतर कल तक शोर मचाते थे, आज की तारीख में चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, यहां तक कि सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ता और नेता भी आपको सड़क पर इस दौर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी के
फैसले के मद्देनजर नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया वह बातें भी कहीं ना कहीं उस अपराध की दिशा में जाती है जो सीधे सीधे मौजूदा राजनीतिक सत्ता से जिसके तार जुड़े हुए हैं, और पार्लियामेंट के भीतर और बाहर अडानी और मोदी का जिक्र जिस तलखी और तेवर के साथ कांग्रेस कर रही है, और विपक्ष कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर एकजुट खड़ा हो गया है, और इसके ठीक समानांतर राहुल गांधी के जेल जाने को लेकर विपक्ष का हर नेता अगर बेचैन है कि पता नहीं उसे कब जेल में ठूस दिया जाए, तो एक फेरिस्त पहले जरा समझ लीजिए। एनसीपी के 9 नेता, आरजेडी के 4 नेता, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के 28 नेता, बीआरएस यानी टीआरएस जो चंद्रशेखर राव हैं जिसके नेता तेलंगाना से आते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लगभग 19 नेता, अखिलेश यादव आय से ज्यादा संपत्ति के मसले से लेकर समाजवादी पार्टी और उनके करीबियों की निगाहबानी जो सीबीआई और ईडी के दायरे में है, उससे जुड़े हुए 19 नेता, एनसीपी के साथ शिवसेना और शिवसेना से जुड़े हुए 9 नेता। इन सारी परिस्थितियों को समझिए कि किसी को भी किसी भी क्षण जेल में डाला जा सकता है, और अगर जेल में डाला जा सकता है और राहुल गांधी जेल में है, तो इस देश की राजनीति के उफान को जरा समझ लीजिए। तो अब जरा लौटिए चाणक्य की दिशा में, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, जो राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे बीजेपी को लाभ होता है। और पहली बार इस देश का गृह मंत्री कह रहा है कि देखिए, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा, और हर वक्त तो कोर्ट से न्याय मिलते आया है। क्या मैं नहीं फंसा था? क्या नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो नहीं फंसे थे? और आज जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि कैसे सीबीआई और ईडी पॉलिटिकल तौर पे प्रभावी होकर काम कर रही है, तो इस कार्यक्रम में जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उन्होंने एक जवाब यह भी दिया कि मुझे भी सीबीआई ने कहा था एक वक्त कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए। एक इनकाउंटर का मसला तब गुजरात में था, और मुझसे बार बार कहा जाता था कि आपको तो छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए। यानी दबाव क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, यह मैंने भी देखा है। तो क्या मौजूदा वक्त का रास्ता वही है, या यही एकमात्र रास्ता देश की जांच एजेंसियों का होता है? ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हर वो परत खुल रही है जो परत अभी तक इसलिए दबी हुई थी क्योंकि कोई फैसला सरकार नहीं करती थी और विपक्ष मुद्दों को हवा में उछाल देता था। और हवा में उछालने के बाद कभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, या गाहे बगाहे कभी किसी चुनावी रैली या किसी जगह पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस जिक्र कर देती थी। लेकिन पहली बार यह फैक्ट है, यह तथ्य है कि सीधे तौर पर एक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय सक्रिय हो गया, और उसके तुरंत अगले दिन ही वह और सक्रिय हो गया। यानी पहले सदस्यता गई और उसके बाद बंगला भी गया। हमें लगता है यहां जिक्र आज लक्षद्वीप के सांसद का भी करना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप के सांसद को लेकर जो फैसला मजिस्ट्रेट ने सुनाया था और 10 बरस की सजा दी थी, उसमें भी 24 घंटे के भीतर उस सांसद की सदस्यता चली गई। उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और वो दरवाजा 20 फरवरी को जो खटखटाया गया और जो फैसला आया, उस फैसले के मद्देनजर मोहम्मद फैजल, जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं, ये लक्षद्वीप के सांसद हैं और इनको 10 बरस की सजा हत्या के मामले में दी गई थी। उसके बाद सचिवालय सक्रिय हुआ। सचिवालय के सक्रिय होने के बाद उनकी सत्ता चली गई। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर उस सुनवाई से पहले हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि दरअसल यह गलत है, और उन्होंने उस सजा को यानी उस कन्विक्शन को रद्द कर दिया। उसके बाद उस सांसद ने गुहार लगाई सचिवालय से, जो लोकसभा का सचिवालय है, जिस सचिवालय ने राहुल गांधी को भी भेजा पत्र की आपकी सदस्यता रद्द की जाती है, और उसी ने पत्र भेजा कि आपका मकान, अब आपको सरकारी बंगला खाली करना होगा। और ध्यान दीजिए, सचिवालय 20 फरवरी को हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सक्रिय नहीं हुआ, क्योंकि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी अब एकमात्र रास्ता बना था कि जब
कन्विक्शन को रद्द किया जा चुका है, सजा रद्द की जा चुकी है, तो फिर सचिवालय को सक्रिय उसी तरीके से हो जाना चाहिए था। लेकिन लोकसभा में मौजूदा वक्त में सत्ता की दादागिरी किस रूप में चलती है या चल रही है, इसका जिक्र विपक्ष जब बार बार कहता है, और खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी बातों को कहने के लिए जब स्पीकर से मिला तो स्पीकर ने कहा हमारे साथ चाय पी लीजिए। मैं उनसे कह रहा था कि 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं, मुझे सफाई का मौका तो दीजिए, मैं भी तो पार्लियामेंट्री हूं। लेकिन उन्होंने कहा चाय पी लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो लोकसभा कैसे चलती है और सत्ता की निगाहबानी कैसे रहती है, यह उसका पहला संदेश है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर लोकसभा सचिवालय सक्रिय नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 27 मार्च को खटखटाया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, 48 घंटे के भीतर हम सुनवाई करेंगे। और कल का बीता हुआ दिन यानी 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी कि संसद सदस्यता जो रद्द कर दी गई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की, उसको आप क्यों बहाल नहीं करेंगे। इसी मामले पर सुनवाई होनी थी और वो सुनवाई होने का वक्त आता 12 बजते उससे पहले ही, 1 घंटे पहले ही सचिवालय ने कहा आपकी सदस्यता बहाल की जाती है। यानी पूरी प्रक्रिया को अगर समझिए, उस फैसले को, जहां सजा हुई, उसके बाद हाई कोर्ट की अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील, और इन सब के बीच सचिवालय की भूमिका, सत्ता की खामोश सहमति, ये सारे मैसेज बतलाते हैं कि दरअसल राहुल गांधी को भी इसी डिजाइन में क्या फांसा गया है और यह मानकर चला गया कि वह अगर हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएंगे ही, और दरवाजा जब खटखटाया जाएगा तो उसके बाद रास्ता बन जाएगा, लेकिन एक मैसेज तो चला जाएगा कि इस देश के भीतर में कोई भी सांसद, कितना भी बड़े कद का नेता जो विपक्ष में हो, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता हो, वह यह ना सोचे कि कटघरे में खड़ा करने के बाद सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कोई भी फाइल खोल देगी, क्योंकि फाइल तो हर किसी की तैयार है। ईडी के पास 129 पॉलिटिशियंस की फाइल है, सीबीआई के पास 125 पॉलिटिशियंस की फाइल है, तो फाइल तो कभी भी किसी की भी खुल जाएगी। तो क्या ऐसे में जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई और जिस रास्ते राहुल निकल पड़े, इसकी संभावना और इसकी आशंका दोनों नहीं थी बीजेपी को, सत्ता को और मोदी सत्ता को। और शायद इसीलिए बीतते दिन के साथ धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीजेपी की नेताओं की। तमाम नेता गाहे बगाहे कहीं से भी बात घुमा के, चाहे वो न्यूज चैनल के स्क्रीन पे नजर आए, चाहे किसी कैमरे के सामने कहीं होकर प्रतिक्रिया दे रहे हों, या फिर किसी कार्यक्रम में जाकर सवाल जवाब दे रहे हों, ध्यान दीजिए हर कोई यही कहता है कानून अपना काम करेगा। इस देश के भीतर कानून का राज है, इस देश के भीतर न्यायपालिका खुली हुई है, इस देश के भीतर न्यायपालिका न्याय देगा अगर आप आवाज उठाइएगा तो। इन सारी परिस्थितियों में अब नया सवाल इस देश के सामने यह भी आ गया कि यह मुद्दा राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंजने लगा। और कल तक जो सवाल अमेरिका के जरिए निकल रहा था, वो आज अगर जर्मनी के जरिए भी निकल आया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुले तौर पर जब यह कहा कि दरअसल हम ये परख रहे हैं कि भारत के भीतर, यानी उस लाइन को जरा सुनिए जो जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे। मैसेज क्या है? मैसेज है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी के फैसले और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के बाद दुनिया भर में जो मैसेज गया है वह 2 ही मैसेज बताता है। एक, उस डेमोक्रेसी का सवाल जिस डेमोक्रेसी को लेकर भारत के भीतर राजनीति उफान पर है, और दूसरी तरफ न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल जिसमें देश के चीफ जस्टिस लगातार कुछ फैसलों को देकर अगर लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो कानून मंत्री किरण रिजिजू उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और यह कहने से चूकते नहीं हैं कि दरअसल जजों की नियुक्ति तो सरकार को ही करनी चाहिए। जनता ने सरकार को चुना है और जजेस चुनाव लड़ने मैदान में नहीं जाते हैं। स्थिति एक कदम और आगे बढ़ती है जब इस देश के उपराष्ट्रपति धर्मपाल धनखड़ भी ये कहते हैं कि सत्ता के अलावे कौन निर्णय लेगा और न्यायपालिका अपनी मस्ती में नहीं रहे, जजेस ये ना सोचें कि वो अपने तरीके से चीजों को चला लेंगे। जनता को लेकर जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके मानक का जो सवाल जर्मनी से उठ के आया और जिन सवालों को अमेरिका ने उठाया
और जिन सवालों का जिक्र राहुल गांधी लंदन में कर रहे थे और जिन सवालों को पार्लियामेंट के भीतर खुले तौर पर राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने उठाया, और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द का ताना बाना अब तमाम जगहों पे जो बुना जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा में कहे या ममता बनर्जी जिक्र करे या चंद्रशेखर राव जिक्र करें या कोई भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी जिस तर्ज पे जिक्र कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए एक ही जवाब अगर इस देश के गृह मंत्री ये देने लगे कि आप जाइए और अपील तो कीजिए, इसका मैसेज है कि दरअसल स्थिति नाजुक हो जाएगी राजनीतिक तौर पर, इस देश के घटनाक्रम बदल जाएंगे राजनीतिक तौर पर और इस देश की सियासत डोलने लगेगी। अगर चुनाव के आश्रय लोकतंत्र का पाठ वोटिंग के जरिए समझना है तो कर्नाटक के चुनाव तो तुरंत होने हैं। प्रचार प्रसार शुरू हो गया, नामों का ऐलान भी होना शुरू हो गया है। बीजेपी ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने 124 लोगों की सूची जारी कर दी, जेडीएस ने भी 150 से ज्यादा की सूची जारी कर दी, आम आदमी पार्टी ने भी 80 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। तो बीजेपी अभी सहमी हुई है, क्योंकि अगर यह मुद्दा बढ़ रहा है और अब कोलार की सभा यानी 5 अप्रैल को जो कोलार की सभा है जिसमें राहुल गांधी इन सवालों को उठाएंगे और उसके बाद सवाल इस देश के भीतर और कर्नाटक के भीतर राजनीतिक तौर पर किस तरीके से उभरते हैं, इस पर नजर बीजेपी की टिकी हुई है। लेकिन बीजेपी क्या वाकई चाहती है कि अब यह फैसला जो लिया जा सका है उसको पलटा जा सके, और पलटने की प्रक्रिया में क्या कुछ नए रास्ते बीजेपी टटोलेगी और तलाश लेगी, और वो इस दौर में क्या वाकई ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें कोई नया फैसला आपको मजिस्ट्रेट के जरिए ही सुनने को मिल जाए, या फिर एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर आकर खड़ी हो जाए। ये सारे सवाल मौजूदा राजनीति के भीतर लगातार घुमड़ रहे हैं, और इन सवालों को लेकर बीजेपी और चाणक्य क्यों फंस गए हैं, इसकी 3 बड़ी वजह आपके सामने होनी चाहिए। पहली वजह तो यह है कि जो फैसले गृह मंत्रालय के जरिए होते हैं उसमें दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंचती है, जो महीनों पहले एक वक्तव्य दिया गया कश्मीर में पदयात्रा के दौरान, और पदयात्रा एक सार्वजनिक तौर पर संवाद की स्थिति थी। लेकिन दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। पहला सवाल यहां से खड़ा होता है। दूसरा सवाल, इस दौर में जो मजिस्ट्रेट का फैसला आया और जिस अवस्था के भीतर में चुनाव आयोग तक ने संज्ञान नहीं लिया, संज्ञान अगर उसने नहीं लिया तो इस दौर में किस तरीके से गुजरात का हाईकोर्ट सक्रिय हुआ, और उस भाषण के तुरंत बाद राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण दिया और उस भाषण के तमाम शब्दों को जो दबाया गया, उस पार्लियामेंट को चलाने के पीछे अगर पार्लियामेंट पत्रकार जो कवर करते हैं वो जानते हैं कि सरकार पीछे से कैसे लोकसभा को चलाती है, राज्यसभा को चलाती है, और उसमें एक बड़ी भूमिका गृह मंत्री की भी तो होती है और गृह मंत्रालय की भी होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम परिस्थिति भारत में 2 ही मंत्रालय के इर्द गिर्द तो फंसी हुई है। इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर वित्त मंत्रालय है और देश के भीतर तमाम अपराधों के मद्देनजर गृह मंत्रालय की नजर रहती है। यानी गृह मंत्रालय राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हितों को साधने की दिशा में कैसे बढ़ सकता है, यह एक सवाल हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात का जिक्र किया कि इस देश के भीतर में नफरती भाषणों को रोकने में क्या राज्य फेल हो गए, उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया वो नपुंसकता का शब्द था, यानी पोटेंट। यानी खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारें फेल हो रही हैं। और यह मुद्दा कौन सा था? तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने हेट स्पीच दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से कहा था, यानी स्टेट से कहा था कि आप हेट स्पीच रोकिए, लेकिन वह रुक नहीं पाई और फिर से जारी। तो ऐसे में अवमानना के मामले को लेकर सुनवाई कर रहे थे। अगली सुनवाई हालांकि 28 अप्रैल को होगी, लेकिन उससे पहले जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना ने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम कितनों के खिलाफ अवमानना या मानहानि का नोटिस देकर यहां जिक्र करते रहेंगे। खुद स्टेट सक्रिय क्यों नहीं होता है? तो क्या स्टेट फेल हो चले हैं?
क्या गवर्नेंस फेल हो चली है? और इस पूरी प्रक्रिया में अगर इस अवमानना और मानहानि के दायरे और हेट स्पीच का जिक्र करने की परिस्थिति को अगर राहुल गांधी से जोड़ दें, तो राहुल गांधी जिस पदयात्रा पे निकले थे वह तो हेट के खिलाफ ही था, नफरत के खिलाफ ही था। और जिस फैसले को लेकर चीजें आगे बढ़ी और मानहानि के जरिए उनकी संसद सदस्यता पर सवाल खड़े हो गए, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर देश के गृह मंत्री सुझाव दे रहे हैं कि दरअसल आप किसी अदालत में अपील तो कीजिए, तो क्या ऐसी स्थिति राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के जेल जाने की परिस्थितियों से बन रही है जो सत्ता को पलट सकती है, इस देश के भीतर में लोगों की भावनाओं को उभार सकती है? क्योंकि सबको पता है भारत में राजनीति बाहुबल के जरिए ही होती है, और दागियों की तादाद इस देश में नेताओं के तौर पर जितनी है उन सभी को जेल में डाल दिया जाए तो भारत की राजनीति जो अभी संभाले हुए हैं 60% नेता गायब हो जाएंगे, सभी जेल में नजर आएंगे। तो सियासत की अंधी दौड़ और आवारा राजनीति के बीच पहली बार मौजूदा सत्ता के गले की फांस राहुल गांधी बन चुके हैं, और राहुल गांधी जेल ना जाएं इसके लिए जब सत्ता ही सुझाव देने लगे तो समझ लीजिए मामला बेहद गंभीर हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।